नमस्कार पहल परिवार, और आज फिर से हम आपको लेकर आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, मिस्टर पुष्कर पराशर, जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। तो आज चलते हैं इस एपिसोड की ओर, उनके साथ कुछ बातचीत की तरफ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे इस मंच पे। और आज के हमारे एपिसोड का नाम भी है पुष्कर सर का परामर्श। हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा पहल में, एज अ पर्सन कैसी आपकी लाइफ रही है। शुरू करते हैं। सर, आपको मेरे हिसाब से काफ़ी वक्त हो गया है फाइनेंस इंडस्ट्री में। आप एक बहुत ही चर्चित नाम है, जो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। कैसे शुरू किया आपने, कैसी रही आपकी लाइफ की जर्नी इस तरफ बढ़ते हुए? सबसे पहले धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बिठाने का, और काफ़ी अच्छा नाम आपने दिया है पुष्कर सर के परामर्श। लेकिन मेरे ख्याल से इसको परामर्श ना बोल के इसको एक बातचीत कहेंगे तो शायद ज़्यादा इनफॉर्मल होगा। जहाँ तक मेरे जर्नी की बात है तो मैं पिछले 15-17 सालों से माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस के ही कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। पहल के साथ आपने सही बोला, मुझे लगभग 5 साल हो गए, और सच कहूँ तो ये 5 साल कब आए कब बीत गए पता भी नहीं चला। मैंने पहल आज से लगभग 2017 के सितंबर में ज्वाइन किया था, और बड़ी छोटी कंपनी थी। लगभग 100-120 करोड़ की पोर्टफोलियो थी, लगभग 60-70 ब्रांचेस थे, और कुल मिला के 500 या 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रहे होंगे। वहाँ से लेके इस मुकाम तक का सफ़र रोमांचित भी है। काफ़ी जगह हम परेशान भी हुए, काफ़ी जगह हम पूरा पहल परिवार परेशान हुआ। कोरोना के समय में दुर्भाग्यवश उसमें हमारे 2 साथियों की जान भी गई, जिसका हमें बहुत अफसोस है। उसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं। कभी एमपी में चुनाव आ गया, कभी बिहार में बाढ़ आ गई। लेकिन इन सारे मुश्किलों के बावजूद न तो हमारा पहल परिवार का न तो आत्मविश्वास डगमगाया, न हमारी सोच में किसी भी तरीके का शंका पैदा हुई। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। मैं शुरुआत करूंगा इस तरह से, एक छोटी कंपनी के बड़े बड़े फैसले हुए जिसके चलते हम एक बड़ी छलांग लगा पाए। जब मैं ज्वाइन किया, जैसा आपको पता है, मैंने ज्वाइन किया था चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पे। और ज्वाइन करने के बाद जो मेरा पहला टास्क था, जो मुझे कार्तिक सर और पूरी मैडम, दोनों हमारे बॉसेस हैं, उन्होंने दिया था कि आपको पहल को बहुत अग्रेसिवली ग्रो करना है। अग्रेसिवली ग्रो करने के लिए जो 60-65 ब्रांचेस हैं, उन 65 ब्रांचेस को आपको 100 लेके जाना है, और आपको बिजनेस स्पीड में करना है। और उन्होंने मुझे, हम लोग की चर्चा हुई, मतभेद हुए, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला 2-3 दिन में आप सोच के मुझे बताइए। तो एक पहला चैलेंज था, एक पहला टास्क था, कार्य था जो उन्होंने मुझे सौंपा। और 2-3 दिन मैंने पूरा आकलन किया, कितने स्टाफ है, कहाँ कहाँ हमारा खोलना है, बिजनेस प्लान क्या है, एफिशिएंसी क्या है। और आपको आश्चर्य होगा कि 3 दिन के बाद, जबकि मैं नया ज्वाइन किया था, हार्डली 20 दिन हुआ होगा, 20 दिन के अंदर मैंने उन्हें ये कार्य करने से मना कर दिया। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, हम लोग नहीं खोल सकते हैं ब्रांचेस। और उसके पीछे मैंने उनको 2 या 3 जो मुख्य मुद्दे हैं वो बताया कि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं, उनमें जो अधिकारियों की संख्या है वो बहुत कम है, 2 या 3 है। और अब अगर हम और ब्रांचेस खोलेंगे, शायद उसमें भी 2 या 3 रहें, तो हमें इस ब्रांचेस को पूरी तरह एक्टिव करने की ज़्यादा आवश्यकता है। हर एक ब्रांच में कम से कम 5 या 6 लोन ऑफिसर रहें, हर एक ब्रांच का दायरा 25 किलोमीटर तक रहे। तो वो पहली बार था जब, ठीक है, वो डिस्कशन हुआ, वो मान भी गए, और हमने उसको आगे भी कर दिया। तो बट इससे एक बहुत बड़ी सीख मुझे ये मिली कि यहाँ पे एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुझे इस बात का हक है कि मैं अपने बॉसेस को, अपने प्रमोटर को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनकार कर सकता हूँ। मुझे इस बात का आत्मविश्वास भी आया कि अगर आपकी सोच सही है तो यहाँ लोग आपका साथ देंगे हर कदम पे, चाहे वो कार्तिक सर हो, चाहे पूरी मैडम हो, या HR डिपार्टमेंट हो, या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो आपका साथ देगी। तो ये पहला शुरुआत था।
जहाँ मुझे लगा कि ये वाकई में एक ऐसी जगह है जहाँ शायद 5 साल 10 साल आगे तक की लंबी पारी खेलने में शायद कोई बहुत तकलीफ नहीं हो। और आज भी अगर मैं देखता हूँ तो छोटे फैसले हों या बड़े फैसले हों, आप उसमें बहुत सारे फैसलों में शायद आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, विवाद होता है, मतभेद भी होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि जो सीनियर व्यक्ति है उसकी बात ज़्यादा चलती है। बिल्कुल। ये एक चारों तरफ से झगड़े के बाद उत्पन्न किया हुआ जो एक फाइनल फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। और शाम में इस बात को लेके किसी के दिल में ऐसा भारीपन नहीं रहता है कि मेरी बात मानी गई या उनकी बात मानी गई। दिल में एक सुकून होता है कि हमने जो भी बात माना वो कंपनी के हित में था। बिल्कुल। तो ये ऐसे कई कहानियां मैं सुना सकता हूँ, लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा मेरे ज़िंदगी की लर्निंग थी कि ऐसे जगह। उसके बाद हमने बहुत सारे फैसले लिए, कैसे हमको एक डिजिटल से एक मैनुअल प्रोसेस से एक डिजिटल प्रोसेस करना है। वो एक बहुत ही एक ऐसा फैसला था जिसने इस कंपनी की सूरत और सीरत बदल दी, जिसके चलते हम बिहार में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, देश के कोने कोने में जाके काम कर सके। उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान शायद हमारे डिजिटल होने का है। हमारा बिहार जाने का फैसला, पहल का बिहार जाने का फैसला, बिहार गुजरात से 2000 किलोमीटर दूर है। अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो पूरे पहल में उस वक्त बिहार का कोई भी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन हमने पहल ने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया, थोड़ा मुझ पे भरोसा भी किया, थोड़ा बिहार के लोगों पे भरोसा किया, और उसके कारण हम लोग आगे बढ़ते गए। इस तरह से अगर देखें तो 3-4 फैसले हमने बहुत ही अच्छे लिए। दुर्भाग्यवश कोरोना आ गया, जिसके चलते हम लोग की जो एक गति थी, हम लोग का जो स्पीड था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी फिर से जब से कोरोना का कालखंड खत्म हुआ है और हम नॉर्मल होकर आगे बढ़ पाए हैं, मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी अच्छे स्पीड में हैं। इसके पहले की अगर मैं चर्चा करूं तो मेरा जो अनुभव रहा है वो मोस्टली माइक्रो फाइनेंस में रहा है। मैंने 2006 में MBA ख़त्म किया और MBA ख़त्म करने के बाद मुझे पहली जॉब कैंपस प्लेसमेंट से लगी थी। तो SKS माइक्रो फाइनेंस में मुझे एज ए एरिया मैनेजर वहाँ मतलब जो 20-25 ब्रांच देखता है वो पोजीशन मुझे मिला। और मुझे ये सौभाग्य भी मिला कि मैं अपने होम स्टेट यानी बिहार में जाके काम कर सकूँ। और वहाँ मैंने लगभग 2-2.5 साल काम किया। और उसके बाद फिर मैं एक बैंक में चला गया, एक्सिस बैंक में, जहाँ मैंने लगभग 3.5-4 साल मैंने काम किया। और उसके बाद फिर वापस मैं माइक्रो फाइनेंस में आ गया और फिर वहाँ से मैं पहला। सर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने मिला आपके बारे में। इसी बात से मेरा जो एक अगला प्रश्न है आपके लिए वो ये है कि आपने शुरू किया बहुत छोटे छोटे पोजीशन से, बीइंग एन एरिया मैनेजर, वर्किंग फॉर अदर स्मॉल लिटिल पोजीशंस। उसके बाद एरिया मैनेजर से लेकर और COO तक के सफ़र में एक कामयाब व्यक्ति के पीछे बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत त्याग होते हैं जो उसको करने पड़ते हैं इस मुकाम पे आने के लिए। उस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे ख्याल से बहुत ही आपका सवाल दिल को छूने वाला है, क्योंकि आप भले ही कुछ अचीव करें ना करें, आप ज़िंदगी की लड़ाई में कुछ ना कुछ त्याग तो हमेशा ही रहता है। और निश्चित रूप से मैं भी अगर आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है मैंने भी ज़िंदगी के अलग अलग समय पे कुछ ना कुछ खोया, कभी अपनों का साथ खोया, कभी शायद रातों की नींद खोई। लेकिन अगर मैं कुछ मेजर करूं कि क्या त्याग होता है या किस तरह से मैं इस पोजीशन पे आया, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा योगदान वक्त का भी है। सबसे बड़ा योगदान शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं ये अपने सारे नीचे के टीम के लोगों को भी बोलता हूँ, स्पेशली जो मेरे नीचे के 2 व्यक्ति हैं, मतलब मेरे इमीडिएट नीचे मेरे 2 जोनल मैनेजर्स हैं, दीपक और राजीव, और उसके नीचे हमारे 8 रीजनल हेड्स हैं जी। और इन 10 को मैं एक चीज़ सबको बोलता हूँ, चाहे वो एक रीजनल हेड हो, जोनल मैनेजर हो, मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये सिर्फ एक वक्त और थोड़ी सी अच्छी किस्मत है जिसके कारण मैं यहाँ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ और आप शायद जोनल मैनेजर हैं या रीजनल हेड हैं। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की समझ अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस एक IT के जैसा नहीं होता है, जहाँ पे कि बॉस को IT की ज़्यादा जानकारी होती
राइट। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की सबसे अच्छी जानकारी एक लोन ऑफिसर को होगी, बिल्कुल। और शायद थोड़ी 19-20 उतनी ही जानकारी एक ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर तक होगी। एक रीजनल मैनेजर एक मैनेजर होता है जहाँ पे वो डे टू डे इश्यूज और फायर फाइटिंग का काम करता है। तो वैसे में मुझे लगता है कि आज अगर मैं एक सफल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन पाया हूं तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान इस पूरे के पूरे टीम का है। और इसके पहले भी अगर मैं देखता हूं एक्सिस बैंक में या SKS में या वाया में, तो मुझे बहुत साफ साफ इस चीज़ का ज्ञान है कि आपकी टीम के साथ आप जैसा बर्ताव करते हैं आपको वो उतना आगे तक लेके जाती है जी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप अपनी टीम के साथ बर्ताव करते हैं, आप अपनी टीम में क्या क्षमता देखते हैं, मुझे लग रहा है उस क्षमता को अगर आप सही तरीके से आगे क्रिएट कर पाते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो टीम आपको एक अगले मुकाम तक ले जाएगी। अगर मैं पहल की बात करूं तो यहाँ पे हमने देखा है छोटे छोटे व्यक्ति, आप शायद जानते होंगे, हेड ऑफिस में हमारे एक साथी हैं अशोक भाई जी। जब मैंने ज्वाइन किया था और मैं पहली बार बैक ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि सर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इस तरह के मैक्रोज भी लिख सकता हूँ, मैं ये सब काम भी जानता हूँ। तो और मैंने उनको उस समय मौका भी दिया कि ठीक है आप इस तरह से हमारा क्रेडिट ब्यूरो का, क्योंकि पहले मैनुअल होता था सारा, तो आप इस तरह से एक मैक्रो लिखिए जिससे एक दिन में हम अधिक से अधिक क्रेडिट ब्यूरो जान सके। मैंने उनके उस क्षमता के ऊपर एक भरोसा किया और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो उनके लिखे हुए मैक्रोज ने हमें बहुत सहायता दी है। तो उसका उन्होंने जो मैक्रोज लिखे, जो एक्सेल तैयार किया उन्होंने, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से अगर मैं अपने एरिया मैनेजर्स के बीच में देखता हूँ तो हमारे बहुत सारे एरिया मैनेजर्स ऐसे हैं जो शायद रीजनल मैनेजर्स के लिए तैयार हो गए हैं जी, जो शायद इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वो एक रीजनल मैनेजर का रोल बखूबी निभा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन शायद अभी वैसा या तो स्पेस नहीं है या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उस मामले में मैं अपने आप को थोड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं जिस समय पहल में मैं एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आया उस समय पहल भी छोटा था और मेरी लर्निंग भी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी कि मैं एक बड़े कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन पाता। छोटी कंपनी थी, 100-150, तो जो जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है जी, वो भी छोटी छोटी थी पहल की, तो शायद मैं उन जटिलताओं को पार कर पाया। और इस जटिलताओं को पार करने में बहुत बड़ा सहयोग हमारे हेड ऑफिस, हमारे जो पीयर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उनका भी रहा है। और ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे हेड ऑफिस में या हमारे फील्ड में हो सकता है हमारे मतभेद होते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया, मतभेद हो सकता है, हमारी विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज जो बहुत ही खुल के सामने उभर के आती है वो ये है कि हमारे जितने भी HODs हैं उन सबका उद्देश्य एक ही है। उन सबको काम करने के तरीके में हो सकता है एक दूसरे से विभिन्नता हो सकता है मैं सुबह में ज़्यादा काम करता हूँ, वो शाम में ज़्यादा काम करते हैं, मेल लिखने का उनका तरीका मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन ये पूरे के पूरे हेड ऑफिस जिस तरह से काम करती है वो मुझे खास तौर पे और पहल को एक सामान्य तरीके से जो सफल बनाती है वो बहुत बड़ा योगदान है। एक और जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे उस फील्ड टीम का है जो धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर समय लगी रहती है। बिल्कुल। अगर आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में हमारा जो मेजर ऑपरेशन है वो नॉर्थ इंडिया में है जी। नॉर्थ इंडिया में साल के 2 महीने 2.5 महीने बहुत तेज बारिश होती है और वो नेपाल के तरह मतलब नीचे का एरिया है, तो अगर नेपाल में बारिश हो गई तो वहाँ भी बाढ़ होगा। तो नतीजन क्या होता है कि बिहार में 2 से 2.5 महीने का एक पीरियड आता है जिसमें चारों तरफ बाढ़ रहता है, पानी ही पानी। और उस समय भी हमारा कलेक्शन
एक जो भी अपेक्षा है हमारी कलेक्शन की उससे नीचे नहीं आता है। और अगर आप देखेंगे कभी मौका मिले उस वक्त आपको बिहार जाने का, कार्तिक सर भी गए हैं, पूर्वी मैडम भी गए हैं, उस समय कम से कम हमारे 10 से 12% गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया होता है, वो नाव होता है। और उस नाव से हम जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए नाव से जाना, वहां लोगों को खोजना, क्योंकि उनके घर भी डूबे हुए हैं, बिल्कुल, और वो पैसा लेके आ रहे हैं। अब इसमें सबसे जो एक हास्यास्पद बात है, फनी चीज है कि हमारा जो व्हीकल फ्यूल है, जो अलाउंस मिलता है बाइक का, वो अलाउंस जो है, अब बाइक का अलाउंस हम लोग देते हैं, नाव का अलाउंस डिफाइन नहीं तो हम लोग उस समय कुंवर बहन का काम बढ़ जाता है। कुंवर बहन उसमें नाव के कितने ट्रिप हुए उसका एक अलग से लिस्ट मंगाती है। तो ये भी एक नया तरीका है काम करने का। तो आप जब देखेंगे इतने विभिन्नताओं में हमारा एक लोन ऑफिसर काम कर रहा है, और उसके बाद भी वो कभी थकता नहीं है, वो कभी रुकता नहीं है, न ही वो कभी शिकायत करता है। वो पहल का झंडा अपने सर के ऊपर रखता है, पहल की तस्वीर अपने दिल में रखता है, और तब तक काम करता है जब तक उसका टारगेट नहीं पूरा हो जाए या शाम हो जाए, थक के आके सो जाए। तो अगर कोई कंपनी या कोई इंसान सफल है तो उसके नीचे, मतलब माइक्रो फाइनेंस में, उसके नीचे सबसे बड़ा योगदान और जो त्याग किसी ने किया है वो लोन ऑफिसर का है। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सारे लोन ऑफिसर्स का, उन सारे ब्रांच मैनेजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक अच्छे ब्रांच की टीम ही है जो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी संस्था या एक अच्छा जिसको बोलते हैं एक बिजनेस एंटिटी बनाती है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब वाकई में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ये आपके जोश, आपके उमंग और आपके हिम्मत के कारण हम इस मुकाम तक पहुंचे। सर बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे फील्ड टीम के लिए। सर जब हम बात ही कर रहे हैं तो कुछ निजी पहलुओं की बात करते हैं आपकी ज़िंदगी से। लोग हमेशा कहते हैं कि सफल व्यक्तियों की कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से भी वो सफल बनते हैं। किताबें पढ़ना है, पीपल मैनेजमेंट है, एक बहुत बड़ा स्किल है पीपल मैनेजमेंट हमारे फील्ड में, बिकॉज आप रोज़ बहुत से लोगों से डील करते हैं। सो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद की है? ये आदमी जब दिनचर्या में अपने काम करता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और खास तौर पे मेरा बच्चा थोड़ा छोटा है, अभी 5 साल का मेरा बेटा है, तो उसके कारण कभी लेट तक जगना, सुबह होना। लेकिन मुझे लगता है कि आपका आदत से ज़्यादा मैं सफल होने या न होने के आयामों को नापने की अगर कोशिश करें तो उसमें आदतों से ज़्यादा मेरे ख्याल से जिसको आप संस्कार बोलते हैं या जिसको आप वैल्यू सिस्टम बोल सकते हैं, कि आपका वैल्यू सिस्टम आपको क्या सिखाता है। मेरे ख्याल से मेरे वैल्यू सिस्टम पे मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि मेरा वैल्यू सिस्टम मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता है कि मैं किसी से गलत तरीके से बात करूं। मेरा वैल्यू सिस्टम, मेरे संस्कार मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं कि मैं किसी के साथ धोखाधड़ी करूं। देखिए, एक और चीज है कि मैं शायद लालची हो सकता हूँ। लालची शायद दुनिया का हर एक व्यक्ति है जी। मुझे पैसे की लालच हो सकती है, मुझे एक पद की लालच हो सकती है, मुझे एक इज्जत की लालच हो सकती है। लेकिन क्या उस लालच के चलते मैं इतना अंधा हो जाऊं कि मैं बेईमान हो जाऊं? वो मेरा संस्कार मुझे नहीं सिखाते जी। तो मैं लालची हो सकता हूं, और शायद हम सब लालची हैं, बिल्कुल। लेकिन हम सब बेईमान हैं नहीं। और उसी का एक दूसरा पहलू भी है कि हर आदमी आलसी होता है। आलस से हर आदमी के ऊपर होता है। सुबह उठने में मुझे भी तकलीफ होती है, लोन ऑफिसर को भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है, एक सिक्योरिटी गार्ड को भी तकलीफ होती है। लेकिन क्या वो आलस्य अपने ऊपर इतना ओढ़ ले कि वो कामचोर हो जाए? ये गलत चीज है जी। तो मैं आलसी हो सकता हूँ लेकिन मैं कामचोर नहीं हो सकता हूँ। मैं लालची हो सकता हूँ लेकिन मैं बेईमान नहीं हो सकता हूँ। ये मेरे जिंदगी के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। इसके साथ साथ जो आप एज अ इंडिविजुअल आप जो बनते हैं उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है, आपके दोस्तों का,
आपके साथ काम करने वालों का, जी आपके पुराने कंपनी का, तो आप एज ए इंडिविजुअल जो बनते हैं वो बहुत लोग मिल के बनाते हैं। जी तो उस बनने के प्रक्रिया में मैं लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। और चाहे वो लोन ऑफिसर हो या एक किसी कंपनी के बड़े अधिकारी हो या ब्रांच मैनेजर हो या सिक्योरिटी गार्ड हो या हमारे ऑफिस के राजू भाई हो, मुझे किसी से न तो बात करने में कोई झिझक है, न इस चीज का अहम है मुझे कि मैं एक बड़े पद पे हूँ, न इस चीज का मुझे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो एक बड़े पद पे। मैं सबसे बात कर सकता हूँ। मुझे इसको आत्मविश्वास कहिए या इसको दुनिया को देख लेने का एक फायदा समझिए, तो मैं सबसे बात कर लेता हूँ जी। और अपने संस्कारों की वजह से सबसे अच्छे रिश्ते भी बना लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें शायद ने मुझे बहुत मदद किया है। दूसरी एक और अच्छी चीज़ है कि हेड ऑफिस में जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी इस कंपनी को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और पूरी उनका ध्यान इसी चीज़ को रहता है, क्योंकि फील्ड को अगर आप परेशान होता हुआ देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अगर उसको ये पता चल जाता है कि पैसा नहीं पहुंचा है टाइम से, या उसको ये पता चल जाता है कि डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है, तो वो भी कोशिश करता है। अगर आईटी को पता चल गया कंप्यूटर खराब है तो वो कंप्यूटर भी ठीक करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जो हम सफल हुए हैं इसमें एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छे संस्कार झलकते हैं कहीं ना कहीं जी। और मैं एक चीज जो बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि पहल एक बहुत ही सफल संस्थान है। शायद सबसे सफल नहीं है, हमसे बड़े भी बहुत सारे कंपनी हैं। शायद अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखे, जो लाभ हानि होता है, तो बहुत सारे कंपनी के आर्थिक मसलों में वो हमसे ज्यादा लाभ कमाते हों। बिल्कुल। लेकिन अगर मानवीय मूल्यों पे मूल्यांकन हो, यानी अगर ह्यूमन वैल्यूज पे रेटिंग हो, तो निश्चित रूप से पहल प्रथम, दूसरे, तृतीय, इन 2-3 मतलब ब्रैकेट में होगा, वो बहुत ऊपर होगा बाकी कंपनियों से, क्योंकि हमने मानवीय मूल्यों को बहुत उच्च वरीयता दी है, इनको एक प्रायोरिटी दी है जिसको बोलते हैं जी। तो मेरे ख्याल से ये हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्कार है, एक वैल्यू सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जाने अनजाने। मैंने नहीं बताया, ना उन्होंने मुझे बताया, लेकिन एक परिवार की तरह हम चूंकि बड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग शायद सक्सेसफुल हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी यही लगता है कि बिल्कुल पहल जो परिवार है बहुत फोकस करता है अपने लोगों पे, लोगों के वैल्यूज़ पे, अपने कस्टमर वैल्यूज़ एज वेल एज दे पुट एन एम्फेसिस ऑन देयर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। सो दोनों का बैलेंस रखते हुए, आपका लाइफ बैलेंस रखते हुए सर, बहुत जैसे कि हम इंग्लिश में कहते भी हैं दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बीइंग ऑन द पोजीशन ऑफ अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिस अब कंपनी एक ऐसे मुकाम पे है जहां हम कह सकते हैं कि हाँ अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, हमारी विजिबिलिटी बढ़ गई है, बहुत से नए चैलेंजेस रोज़ आते रहते हैं, हम मैनुअल से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत एक जर्नी जो है जल्दी जल्दी चल रही है हमारी, रोज़ के कुछ नए नए चैलेंजेस के साथ। तो आप कैसे मैनेज करते हैं वो जो एक स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है, कैसे हैंडल करते हैं आप?